अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हैं आज एक नई एपिसोड के साथ। और आज दिन का आगाज़ बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन बाद जो है वो तबीयत बहुत अच्छी लग रही है और फाइनली मेडिसिन जो है वो वर्क कर रही हैं। काफ़ी लास्ट वीक से जो है वो तबीयत डाउन डाउन थी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो किक इन कर चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग सेटल्ड एंड रिकवर्ड नाउ। बट आज का दिन वैसे भी मैंने सोचा था, कल हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और हम लोग बातें कर रहे थे, तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी के लिए आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये जैसे ही आप अपने अंदर पैदा करते हैं तो वैसे ही आपके आसपास की तमाम चीज़ें आपको पॉजिटिव फील होने लगती हैं। बट अगर आप अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव स्टोर करते रहेंगे इमोशंस, तो डेफिनेटली आपको अपने आसपास की सराउंडिंग नेगेटिव ही लगेगी। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने और हम दोनों ने इवन ये डिसाइड किया कि आज से हम डे टू डे अपना दिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से गुजारेंगे। कोशिश करेंगे कि दिन में एक या दो ऐसे काम करें जो पर्सनली हमें हैप्पीनेस दें, हमें सेटिस्फेक्शन दें, हम खुश रहें वो काम करने से। वो कुछ भी हो सकता है, अपने इंटरेस्ट को लेके, अपने किसी शौक़ को लेके, अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें खुशी देती हो। और मुझे खुशी देती है लिखना। उसके अलावा जो है वो ऐसी चीज़ें करना जो आर्ट से रिलेटेड हो। तो वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता है दिन में, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपने लिए दिन में थोड़ा सा टाइम लाजमी निकालूँगी, भले रात में निकालूँ। तो इससे हम दोनों के अंदर ही जो है वो हम पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश अब से करेंगे। बिकॉज़ लाइफ में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं होती है, प्लान नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ले रही होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक एक जो सर्कल चला आ रहा है उसकी एक डिमांड भी है कि हर चीज़ अगर प्री प्लान होने लगी, प्लान होने लगी, जैसा आपने सोचा है एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन होने लगी, तो फिर उसमें मज़ा नहीं होता। मज़ा तब आता है जब लाइफ आपकी तरफ अचानक से कोई ऐसा टर्न ले जो कि आपने सोचा ना हो, आपके वहमो गुमान में ना हो, और बट आप उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल आए, हैंडल करें। वो एक आपके एक्सपीरियंसेस में भी इजाफ़ा कर रहा होता है। तो आज हमने अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से किया। सबसे पहले मैंने ये जो है ये बाहर बारिश पूरे हफ्ते होने के बाद ये बहुत ख़राब हो चुका था हमारा बैकयार्ड, तो हमने इसको क्लीन किया मैंने। फिर उसके अलावा हमने जो है वो घर की सफाई, और ये जो है मेरी कैटू मानू है, ये मेरी फेवरेट पर्सन है पूरी फैमिली में जो कि मेरा सबसे फेवरेट 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 फैमिली मेम्बर है, और ये है, इसका नाम है पाइनएप्पल। इसको हमने अपना सरनेम दिया है बेसिकली क्योंकि हमारा तीसरा जो है बच्चा है, और अभी ये वो काम कर रही है जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड अगर होते इस वक्त तो उनकी चीखें निकल चुकी होती। ये नए सोफ़े को इस तरह से स्क्रैच करती है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो जाते हैं। हमने बैकयार्ड क्लीन किया, हमने घर को थोड़ा सा क्लीन किया। अब हम बैठ के यहाँ पे अपनी एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस की। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में बैलेंस की। आज हम बात करने वाले हैं जेलसी की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ़ द टाइम नाकामी का सामना हमें करना पड़ता है, तो उस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं, इस पे मैं अपने 2 सेंट्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे। और एक चीज़ जो मैं अपनी हर एपिसोड में ये बात बोल रही हूँ और मैं बार बार बोलती रहूँगी कि जो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिल रही है, मेरे इंस्टा के डीएम्स जो है वो भर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, मुझे आप लोग डीएम करते हैं मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे, जबकि मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं आपकी यूट्यूब के थ्रू या फिर लाइक किसी और मीडियम के थ्रू, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे कर रहे हैं डीएम्स या फ्रेंड रिक्वेस्ट, उस पर मैं ऐड नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को अपनी फैमिली प्रोफाइल में ऐड करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ। उसमें मेरे फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कज़न्स हैं,
जिन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ उनको मैं ऐड करती हूँ। मेरी एक दूसरी सोशल प्रोफाइल है जो कि है व्हाट ट्रमल थिंग्स, और कैप्शन में मेरी बुक का जो है वो नेम है नो हेयर डोंट केयर। तो आप उस प्रोफाइल पे मुझे जाके ऐड कर सकते हैं। वो मेरी सोशल प्रोफाइल है, उस पर मैं डेफिनेटली वो ओपन प्रोफाइल है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डीएम्स मुझे मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे आ रहे हैं, और मुझे लास्ट 2-3 डीएम्स में बहुत मुझे खुशी हुई कि जिस पे मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है कि मेरी कही भी बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं। या फिर एक मेरे पास, मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, एक पर्सन ने मुझे मैसेज किया कि भाई आपकी जो वो है वो बहुत सूदिंग है, मुझे बहुत मज़ा आता है आपकी बात सुनने में, या आपकी बात जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेरे लाइफ का हिस्सा बन गई है। फिर एक दूसरे इसी तरीके से एक हमारे एरिया में एक न्यू पाकिस्तानी फैमिली आई है जिनसे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, जो कि अगर मुझे सुन रही हो नम तो बहुत शुक्रिया। आपके जो मैसेज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आपने भी सेम वही बात बोली कि आपकी आवाज़ बहुत सूदिंग है। अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन के पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच तमाम लोगों का जिन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और जिस तरीके से जो है आप लोग प्यार दे रहे हैं। आई होप कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ और अच्छी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मकसद मेरा एक कम्युनिटी बिल्ड करना है, एक सेफ़ स्पेस बिल्ड करना है अपने आसपास, जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी विजडम, अपनी पॉजिटिव साइड जो है वो शेयर कर पाऊँ, और इसको हम आगे कंटिन्यू कर पाएँ एज अ लेगेसी। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में बैलेंस की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स आज की एपिसोड में कवर करने हैं। रिश्तों में बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशंस पे आएंगे, एंड उसके बाद हम जेलसी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम दूसरे और चीज़ों के ऊपर बात करके इसको सम अप करेंगे। रिश्तों में बैलेंस कैसे कायम किया जाए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर मैं अपनी ही बात करूं, और मैं सिर्फ अपने बारे में ही बात करूंगी, बेसिकली रिश्तों में बैलेंस कायम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी। और अगर मैं इसको सिर्फ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ना शेयर करूँ, सिर्फ मेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर करूँ, तो ये इतना डिफ़िकल्ट टास्क है। बिकॉज़ जिस तरह से हमारी सोसाइटी एक तरह से बिल्ट इन है सिस्टम, उसमें सही को सही कहना और गलत को गलत कहना सबसे पहली बात तो बहुत मुश्किल है। और फिर अगर उन लोगों के ऊपर मैं बात करूं कि जो इसको सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्म्स आर चेंजिंग, सोसाइटी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा नो सुनने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा यस या बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलती है उन लोगों को जो सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। अगर मैं बात करूँ रिश्तों में बैलेंस किस तरह कायम किया जा सकता है, तो सबसे पहली बात यह है कि रिश्तों में बैलेंस एक बंदा नहीं कायम कर सकता है। अगर रिश्ते दो तरफा से निभ रहे होते हैं तो बैलेंस भी दोनों तरफा ही कायम होता है, क्योंकि अगर एक तरफ से बैलेंस बनाया जाएगा तो डेफिनेटली वो एक सीसो की शक्ल इख्तियार करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में नहीं आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड उसमें आपको नज़र आ रहा होता है। दोनों तरफ से अगर रिश्ते चल रहे हैं, यानी कि एक रिश्ता ऐसा है जिसमें दो लोग या दो फैमिलीज़ या दो नज़रिया जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेइंतहा ज़रूरी है कि दोनों तरफ से फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हो, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए हो। बिकॉज़ अगर एक तरफ से रिस्पेक्ट होगी और एक तरफ से डिसरिस्पेक्ट होगी तो डेफिनेटली ये रिश्ता जो है वो बैलेंस नहीं कायम कर पाएगा। और फिर जब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई रिश्ते में तवाज़ुन होना कितना ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है। बिकॉज़ होता ही है कि अगर बात हम सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल रिश्ता कौन सा है, दो ही रिश्ते हैं, एक माँ बाप का और एक मियाँ बीवी का। उसके बाद के जो रिश्ते हैं वो एक एक सेकेंडरी स्टेज की शक्ल लेते हैं। बट जो हम प्राइमरी बेसिस की बात करेंगे, जो मास रिलेशंस की बात करते हैं, तो पहला यूनिवर्सल रिश्ता हमारा है माँ बाप का और दूसरा है मियाँ बीवी का।
लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहला रिश्ता जो है वो कंपेनियनशिप का है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा और उनकी तख्लीक हुई, और देन उनसे फिर ये दुनिया आगे चली, निज़ाम सारा आगे बढ़ा किस तरीके से जो है वो, फिर उनकी औलादें हुई, उनकी औलादों की औलादें, फिर इसी तरीके से दुनिया का निज़ाम आगे बढ़ा। तो कंपेनियनशिप की बात अगर हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक रिश्ते को चलाने में, बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो बड़ा किरदार अदा होता है वो होता है रिस्पेक्ट का। क्योंकि अगर एक रिश्ते में हमें एक दूसरे को हम इज़्ज़त नहीं दे सकते, हम एक दूसरे को वो एहतराम नहीं दे सकते, वो अहमियत नहीं दे सकते जो उस रिश्ते का हक है, तो फिर हम उस रिश्ते को कामयाबी से नहीं चला सकते। फिर वो रिश्ता किसी भी वजह से चलेगा बट उसमें मोहब्बत, एहतराम, इज़्ज़त नहीं होगी मौजूद। और ये चीज़ बाज़ लोगों को डे वन से समझ आती है और बाज़ लोगों को बहुत देर से समझ में आती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी शादी जो है वो बहुत ज़्यादा एक मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि मी एंड माय हस्बैंड, वी बोथ वर वेरी यंग व्हेन वी गॉट मैरिड। और उसके अलावा उस टाइम पे हमारी जो अकल के जो पैरामीटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत मैच्योर थे, हमने बहुत सारी चीज़ें, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बाय द टाइम लर्न की, बहुत सारे लोगों की मदद से लर्न की। हम लोगों को ये एहसास बहुत बाद में जाके हुआ कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, एक तो पहली बात वो डायरेक्शन ठीक नहीं है, दूसरी बात ये है कि अगर हम इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो आगे एक डिज़ास्टर हमारा वेट कर रहा है। और हम दोनों प्राउडली अब सबको कहते हैं और एडवोकेट करते हैं कि सॉरी, कि जब आप अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर इंसान बनते हैं। कुछ लोग नॉर्म्स को फॉलो करते हैं कि यानी कि जो ख़ानदान में जो चीज़ें चली आ रही हैं हम उनको फॉलो करते आए हैं, और ख़ानदान में जो एग्जाम्पल सेट हुई भी होती हैं बेसिकली वो होती भी भलाई के लिए, क्योंकि कोई भी ख़ानदान तभी फलता फूलता है जब उस ख़ानदान के अंदर वैल्यू, ट्रेडिशंस, कस्टम को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। बट मुझे लगता है कि कस्टम और ट्रेडिशंस इंसानों से ज़्यादा अहम नहीं होते, इंसानों के लिए बनाए गए हैं बट उनकी कीमत कोई भी इंसान या उस इंसान की पूरी लाइफ पे नहीं करेगी। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत करीब से जानती भी हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल भी हैं कि हमने अपनी गलतियों से सीख सीख के अपनी पर्सनालिटी को उस हद तक ग्रूम किया जहाँ पे हमें, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि हम दोनों के लिए या तो हमारी गलतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं या हमारे लिए हमारा रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले तो हमने बैठ के ये चीज़ डिसाइड की कि अगर मुझसे या मेरे हस्बैंड से कोई गलती हुई है तो हम उसको एक हद तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बजाय इसके कि हम उसको सालों साल उसको जो है वो लकीर को खींचते रहें एंड देन फिर उसको इतना ड्रैग कर दें कि वो पूरे हमारे रिश्ते को ख़राब कर दे। ये चीज़ हमने अपने अंदर चेंज की, बिकॉज़ जब हम एक दूसरे को, हमें रियलाइजेशन हुई कि जब हम एक दूसरे को पिन पॉइंट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, मैं एक किसी भी पास मिस्टेक को लेके बार बार बोले जा रही हूँ, वो एक कोई भी एक नुक्ता पकड़ के वो भी मुझे बोले जा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि उससे हमारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, उससे हमारे बच्चों के ऊपर अच्छे असरात नहीं पड़ रहे हैं, उससे हमारी अपनी पर्सनालिटी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और एक दूसरे की नज़र में हम एज अ मियाँ या एज अ बीवी नहीं रहे, अब हम एज अ कल्प्रिट बन चुके हैं कि हमें एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम करना है या हमें सिर्फ एक दूसरे को पिन पॉइंट करना है। जब बात ये आ जाती है ना कि आप किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हो, तब आप कहते हैं कि आप बस अब आप उसकी कोई भी छोटी या बड़ी गलती को आप पकड़ के उस बंदे को नीचा दिखाते रहे, उससे मसला हल नहीं होगा, मसला जो है अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन वो जो एक एहतराम का या जो एक इज़्ज़त का जो एक रिश्ता है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा होता है, और ये हमें नहीं करना, ये हमें अपने रिश्तों में ये गलती नहीं करनी।
अगर किसी से कोई गलती हुई है तो हमें बैठ के डिस्कस करना है, हमें उससे ये बात मालूम करनी है कि भाई अंडरलाइन कुछ और मसले चल रहे हैं, जो कि बिकॉज़ हर बंदे का जो एक एक्शन रिएक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे का सिचुएशन कोप करने का जो मैकेनिज़्म होता है वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरे बंदे से। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज़ करनी है और अपने तौर पे हमें उस गलती को रिपीट नहीं करना है। हमने अगर कोई चीज़ देखी है जो कि अप टू द राइट नहीं है, तो फिर हमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, हमें उस चीज़ को अग्रेशन में तब्दील नहीं करना, हमें उस चीज़ को बेसिकली सॉल्व करना है, उस मसले को सॉल्व करना है। ये चीज़ हम दोनों में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई। अब से 2 से 3 साल पहले आई थिंक हमें समझ में आने लगा कि भाई हम जिस वक्त हमारी शादी हुई थी उस वक्त हालात बहुत डिफरेंट थे, उस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप इतनी तेज़ी में कर रहे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको आने वाले 5-8 सालों में नज़र आना शुरू होते हैं। और जब हमें फर्स्ट स्टेज पे रियलाइजेशन हुई कि एज अ मियाँ बीवी वी आर वन टीम, वी आर नॉट पोल्स अपार्ट, और हम एक बिल्कुल अलग एक दो प्रोविंसेस नहीं है, हम एक ही फैमिली हैं और हम एक ही यूनिट हैं और हमें एक ही यूनिट के तौर पे काम करना है। अगर मेरी इज्जत कोई लोग नहीं कर रहे हैं तो वो उसमें मेरे मेरे ऊपर वो लोग अफेक्टेड नहीं है, बेसिकली वो मेरे हस्बैंड या हमारी पूरी फैमिली उस चीज़ में इन्वॉल्व है। ये चीज़ हमें समझ में आने में बहुत देर लगी। फिर इसी तरीके से मुझे अपने हस्बैंड की एक बहुत पॉजिटिव चीज़ लगती है और वो ये कि वो कोई भी मुद्दा नहीं बनाते हैं, बट अनटिल अनलेस को वो सीरियस मुद्दा तब बनाना शुरू हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि अब ये बात ना अपनी हद को पार कर चुकी है या अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। एंड देन फिर उनका जो रिएक्शन आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। देन फिर हम लोगों ने एक चीज़ बाय द टाइम और बहुत अच्छी सीखी, जो मैं हर कपल को एडवाइस करूँगी और मैं हर उस इंसान को एडवाइस करूँगी जो शादी जैसे रिश्ते में शामिल होने वाला है या शादी जैसा रिश्ता जो है वो उनका स्टार्ट होने वाला है, कि वो बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। बिकॉज़ बाउंड्रीज़ बताती हैं कि आप रोड पे नहीं बैठे हुए, आपका एक अपना फैमिली नेम है, एक हाउस होल्ड नेम है, आप मियाँ हो या बीवी हो। अगर आपके शौहर को लेके आपके घर में बहुत इजीली बात हो सकती है डिसरिस्पेक्टफुल वे में, अगर आपका ख़ानदान आपके शौहर के बारे में मजाक उड़ा रहा है या मजाक बना रहा है बहुत इजीली, इट मीन्स कि ये आपका फॉल्ट है। आप अपने शौहर की वो इज़्ज़त नहीं करवा पा रही हैं अपने फैमिली के अंदर, कि आपके शौहर को जो है वो लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या छोटे छोटे जो है वो आके आपके शौहर के बारे में इस तरह की बकवास कर रहे हैं। इट मीन्स कि फॉल्ट इज़ इन यू। आपके हस्बैंड का काम नहीं है कि वो अपनी फैमिली में आपको डिफेंड करेंगे, ठीक है? आपके हस्बैंड का काम नहीं है कि सॉरी वो अपने नाम को आपकी फैमिली में डिफेंड करेंगे, ये आपका काम है एज अ पार्टनर, आपका काम है एज अ सोलमेट, या आपका काम है एज अ स्पाउस कि आप अपने हस्बैंड की डिग्निटी को, उनके नाम को कवर करेंगे, सेफ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ की डे वन से पूरी कोशिश की और मैं अपनी फैमिली का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बहुत थैंकफुल हूँ मैं उन सब की कि जिन्होंने डे वन से जो है मेरे हस्बैंड को हमेशा ये फ़ील कराया कि ही इज़ मोर देन वेलकम। वो उनको दामाद नहीं एज अ बेटा समझते हैं, बिकॉज़ यू नो आपके मेरे स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो मदर हयात नहीं, और जब मदर नहीं होती हैं तो वो जो एक फैमिली होती है वो भी नहीं होती है। तो बहुत ही एक डिस्प्लेसमेंट का आपको एहसास होता है जब आपकी वालदा हयात नहीं होती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी भी इस चीज़ का जो है वो ख़याल नहीं होने दिया मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने। उन्होंने हमेशा उनको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त से रखा, और अभी भी जब भी हम लोग पाकिस्तान जाते हैं किसी भी मौके पर या किसी भी हवाले से हम जाते हैं तो हम, मेरा तो स्पेशली अब कोई घर नहीं रहा है ना सच, बट फिर भी मेरी तमाम जो है खालाएँ, मेरे तमाम रिश्तेदार मुझे फ़ील कराते हैं कि भाई मेरा घर अब भी है, मेरा मैका आबाद है। वक्तन फ़वक्तन मेरे कज़न्स जो मेरे भाइयों से ज़्यादा हैं मेरा ख़्याल रखते हैं, ईद हो बकरीद हो पूछते हैं, सारी ट्रेडिशंस पूरी कर रहे होते हैं। और स्पेशली जो सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टची है, ये जो बहुत टची टॉपिक है मेरे लिए, कि वो मेरे हस्बैंड को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी शायद मेरी मदर हयात होती
या हमारा एक घर होता है, एक पूरा फैमिली सिस्टम होता है, जिस तरह से मुझे वहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है, मेरे हस्बैंड को उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है मेरे हस्बैंड के ऊपर भी, कि अगर आप अपने घर में अपनी फैमिली से मेरी इज़्ज़त नहीं करवा पा रहे हैं, या इतने सालों में अगर आप मेरी इज़्ज़त नहीं बना पाए, तो फॉल्ट मेरे अंदर नहीं है, फॉल्ट आपके अंदर है। बिकॉज ये एज अ स्पाउस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से है कि एक दूसरे को लिबास कहा गया ना, तो बेसिकली लिबास जो है वो क्या करता है, लिबास करता ये है कि लिबास एक दूसरे की खामियों को ढांक देता है, एक दूसरे की कमियों को ढांक देता है, एक दूसरे की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मजाक का बायस बन सकती हैं सोसाइटी में, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग सवाल उठा सकते हैं सोसाइटी में, लिबास उन सारी चीज़ों को कवर कर देता है। तो बीवी अपनी इज़्ज़त खुद नहीं बनाएगी, वो शौहर बनाएगा। और अगर शौहर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स उसकी दो वजह हो सकती हैं, कि या तो शौहर केपेबल नहीं है, या शौहर केपेबल है लेकिन फैमिली बेइंतहा टॉक्सिक है। तो ये चीज़ जो है ये सेम गोज़ टू वाइफ। अगर वाइफ अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं बना पा रही है तो वाइफ इज़ टोटली फेलियर। और इसमें भी दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं वाइफ के ऊपर, या तो वाइफ केपेबल नहीं है इज़्ज़त बनाने की, और अगर केपेबल है तो वाइफ की तरफ की साइड ऑफ फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर बैक टू द स्क्वायर हम आ जाते हैं कि रिश्तों में हम तवाज़ुन कैसे पैदा करें। रिश्तों में तवाज़ुन इस तरह से पैदा हो सकता है कि कभी भी आप किसी रिश्ते को 200% नहीं देंगे। अगर हम बात करें अपने रिलीजन की, या बहुत सारे और भी रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हर रिलीजन एक ही चीज़ सिखाता है और वो है बैलेंस। कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं सिखाता कि आप अपनी बाउंड्री से, लिमिटेशन से बहुत आगे जाके किसी भी रिश्ते का एहसास करें। उसमें मुझे लगता है होता ये है कि जब आप ये चीज़, मैंने जब पिछला जो है एपिसोड रिकॉर्ड किया था तो उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, जो फ्रेंडशिप वाला एपिसोड था, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी ऐसी बंदे या ऐसी बंदी के ऊपर अपना टाइम, अपनी लिमिटलेस होके, या बिल्कुल आप केयरलेस होके हर हर चीज़ उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दें। कोई भी ऐसा रिश्ता कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं, वो सिर्फ वन साइडेड आई थिंक ट्रेड हो रहा होता है। बिकॉज जिस रिश्ते में दोनों तरफ के लोग, या दोनों बंदे, या दोनों ऐसे लोग जो उस रिश्ते को चलाने का बायस बन रहे हैं, वो इन्वॉल्व ना हो दोनों तरफ से, वन साइडेड कोई भी चीज़ कभी भी नहीं चलती है। और अगर चल भी जाती है तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, वक्ती तौर पे होता है कि वो रिश्ता जो है, या वो चीज़, या वो एहसास, या वो जो भी उसको आप नाम देना चाहें दे दें, वो वन साइडेड बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, उसको फेल होना ही होता है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा आपके लिए दिन रात सुबह शाम एक किया हुआ है, तो आपके ऊपर भी फ़र्ज़ हो जाता है कि फिर आप उसके लिए भी वैसे ही इन रिटर्न करें। अगर एक बंदा आपके लिए बेलॉस होके हर हर चीज़ कर रहा है, ना दिन देख रहा, ना रात देख रहा, ना सुबह देख रहा, ना शाम देख रहा, फिर आपके ऊपर भी फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसको उसके एहसासात का रिटर्न उसी तरीके से दें। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैलेंस ऐसे ही होगा कि ये गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये थियोरी हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ टेक एंड टेक नहीं होगा, सिर्फ गिव एंड गिव नहीं होगा, सिर्फ लेना 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 नहीं होगा, सिर्फ देना 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 नहीं होगा। हमेशा बैलेंस आउट तभी होगा जब लेना भी होगा और देना भी होगा, गिव भी होगा और टेक भी होगा। इसी तरीके से हम रिश्तों को बैलेंस करेंगे। इसको हम सम अप ऐसे करते हैं कि भाई बेसिकली मतलब क्या है, दोनों पार्टनर्स, दोनों रिश्ते, या दोनों तरफ के जो लोग हैं अपने हक और फ़र्ज़ में एक तवाज़न बनाएं। ना ज़्यादा लें ना ज़्यादा दें, लेकिन एक दूसरे की इज़्ज़त और फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि इस रिश्ते को बैलेंस करने में एक दूसरे की ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात सेल्फ इस्टीम हर्ट नहीं होगी। कैसे इसको हम बेटर कर सकते हैं? कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देके ओपन और ऑनेस्ट बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं इस तरह से बताऊंगी कि
रिश्ते हमेशा वहाँ ख़राबी का बायस बनते हैं जहाँ एक बोले जाता है, एक बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। बहुत गंदे तरीके से एंड अप होता है ऐसे रिलेशनशिप्स का, या ऐसे उन रिश्तों की ही हम बात कर रहे हैं तो हम रिश्तों की बात करेंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स का बहुत गंदा एंड होता है जहाँ पे एक जो है ऑप्रेसर है और एक सप्रेसर है। जो ऑप्रेसर है वो ऑप्रेस किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, और जो सप्रेसर है वो सप्रेस किए जा रहा है। वो इतना सप्रेस कर देता है कि देन आपको अपना आप इतना छोटा सा लगने लगता है कि यार आप फिर एक वक्त में आके सोचते हैं कि मैं सिर्फ सुने जा रहा हूँ, और फिर उसकी बहुत डिफरेंट हम तरीके से रूट आउट करते हैं उसको। हम ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, हम गिल्ट ट्रिप पे भेजते हैं कि भाई तुम छोटे हो, तुमने सुनना ही है। अब क्या तुम बड़ों को जवाब देने लगोगे? अब क्या तुम बड़ों को बेइज्जती करोगे? ये तो हमारा मान है कि हम तुम्हें सुना रहे हैं, तो ये तो हमारा फ़ख्र है, ये तो ये रिश्ते का एक प्राइड है कि भाई हमारे पास ये राइट मौजूद है। नहीं, छोटों की भी उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जितनी बड़ों की होती है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो डायरेक्टली स्प्रिंग खा के थोड़ी बाउंस बैक होके बड़े होते हैं, वो छोटे से ही बड़े होते हैं ना। तो जब अगर हम छोटों को जलील करके उनको ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई तुम छोटे हो इसलिए हमारे पास पूरा राइट है तुम्हें जलील करने का, तो ये चीज़, ये एग्जाम्पल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसमें होता यह है कि जो ऑप्रेसर है वो तब तक ऑप्रेस हो रहा है जब तक उसके पास राइट नहीं आ रहा, उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही बाउंस बैक करने की। जैसे ही अल्लाह ताला उसको ताकत में, पोजीशन में, या फिर फाइनेंशियली या इमोशनली या फिज़िकली स्टेबल करेंगे, वो बाउंस बैक करेगा। और वो बाउंस बैक इतना ख़तरनाक होता है कि देन फिर हमारे कान और हाथ पाँव सब खुले के खुले रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। और वहाँ से हम, जहाँ से हम तवक्का नहीं रख रहे होते, इंसान वहाँ से बाउंस बैक करता है। एंड देन फिर हम कहते हैं यार इसके मुंह में तो ज़ुबान ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल पता नहीं क्या चीज़ थी और ये अचानक से इसको क्या हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ओपन एंड क्लियर कट कम्युनिकेशन रखें। जो बात है डे वन से हम वही बात करें, और बिला मकसद की हम बात ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मसाइल का सामना मर्दों को उतना नहीं होता जितना ख़वातीन को होता है, बिकॉज़ ख़वातीन के अंदर जो है वो ये चीज़, ये प्रॉब्लम एज़ अ ख़ातून मुझे ख़ुद भी समझ में आती है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो चीज़ नहीं होती है हम वो चीज़ें अज्यूम करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, दैन उनको बहुत बड़ा बना देते हैं। बिकॉज़ वर्ड्स का चुनाव जब दूसरी तरफ से इतना खुला इस्तेमाल हो रहा होता है तो हम कहते हैं यार ये तो 12 मसाले की चाट है, इसमें 4 लफ्ज़ हम भी जोड़ लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा। जब वहाँ से 6 मसाले जो है हमें भेजे गए हैं तो हम भी 6 अपने पास से जोड़ लेते हैं। जो बात नहीं होती उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं चीज़ें, वो कुछ की कुछ बन जाती है, एंड देन वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है गंदगी कि फिर वो संभलने ना संभालने वाली मिसाल हो जाती है। ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्जेसन हमेशा ऐसी होती है कि जब कोई आपसे पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो आपको वैसा ही उसको बताना है जैसा आप महसूस कर रहे हैं। मेरी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन मेरी पर्सनालिटी में एक चेंज ये आया था कि मुझे ये मेरा जहन प्रोसेस नहीं कर पाया एक सही टाइम पे कि मुझे अपनी पर्सनालिटी वैसी ही रखनी है जैसी मेरी पर्सनालिटी है, मुझे उसको चेंज नहीं करना किसी दूसरे के लिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो एक माँ ही है जो बेटी को देती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेसन मुझे टाइम पे नहीं मिला, तो उसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हुई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्त आसपास इतने अच्छे मिले, मुझे मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मिले, उसके अलावा मुझे थेरेपिस्ट मेरी बहुत अच्छी मिली जिसने मुझे बहुत सारी चीज़ें रिकवर करने में, बहुत सारी चीज़ें जो है गेट ओवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है या इतना स्ट्रॉन्ग मैं बन पाई हूँ इन 2 सालों में कि जो बात गलत है तो अब मैं उसको ओपनली गलत ही कहूँगी। अब मेरे लिए वो ब्लैक वाइट नहीं बनेगा, वो ब्लैक ग्रे नहीं बनेगा, मेरे लिए ब्लैक ब्लैक ही रहेगा। और अब मैं माशाल्लाह से उसमें हूँ हालत में कि मैं उस गलत को गलत कह पाऊँ, या अगर कोई भी मुझसे ओपन कॉन्वर्जेसन करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ओपन कॉन्वर्जेसन करने में आपको इतना अच्छा लग रहा होता है क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होती है, कम्युनिकेशन में एरर नहीं होते। कम्युनिकेशन को आप बहुत ज़्यादा डार्क रूम
फैंटेसाइज नहीं कर रहे होते, तो वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी है और जो सामने वाला आपके साथ है रिलेशनशिप में उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है कि अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपका मूड कैसा है, और अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो वो आपकी पूरी बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपके बोलने के तरीके से, सब से उसको शो होगा कि यू आर वेरी हैप्पी टुडे। एंड अगर आपका मूड अच्छा नहीं और आप बोलेंगे कि भाई आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ख़राब है या आज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, तो दैट्स ओके, टोटली ओके एज वेल। आप आराम से कम्युनिकेट करके ओपनली बोल सकते हैं कि भाई टुडे आई नीड अ लिटिल बिट पॉज एंड आई नीड टू रिफ्लेक्ट बैक, सो आई नीड अ ब्रेक। सबसे ज़्यादा ख़राबी इमोशंस को दबाने में होती है, लेकिन बात सारी ये है कि इमोशंस को इस तरह से भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना है दूसरे को कि भाई अगर आप जो है वो अच्छे मूड में नहीं हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या आपकी तबीयत ख़राब है, आप बीमार हैं, कोई भी रीज़न एक्स वाई जी हो सकता है जिसकी वजह से आप आज अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप इज़्ज़त के साथ उसको एक एहतराम के साथ एक एक दायरे के अंदर रहते हुए आप अपनी फीलिंग्स को यू नो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई दैट्स हाउ आई फील टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, मे बी आई कैन रिफ्लेक्ट बैक टमोरो, और मे बी वी कैन टच बेस टमोरो व्हाट्सोएवर। और सबसे बड़ी बात जो हेल्पफुल रहती है, सुनने की आदत डालें, सिर्फ बोलने की नहीं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुनते हैं या दूसरों को सुनते हैं और दूसरों को बोलने का मौका देते हैं। बड़े से बड़े जितने भी जो हैं फिलोसोफर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं, हमेशा हमेशा उनकी सारी एडवाइजेस, जितने भी आप फेमस पॉडकास्ट सुन लें, बुक रीड्स कर लें, फेमस कोट्स हैं, उन सब का जो एंड ऑफ द समरी है वो है सुनने की आदत डालें। सुने, सामने वाले को सुने। जब भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं और पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपको एक इंटरव्यू कर रहा होता है आपकी किसी भी वेकेंट पोजीशन के लिए, या कोई भी किसी भी ऑफिशियली या पर्सनली लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, एंड देन सारे वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो सबसे पहले वो आपको बोलने का मौका देते हैं, आपसे बारे में पूछते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आप चीज़ों को दुनिया में या ज़िंदगी में आपका देखने का चीज़ों को नज़रिया क्या है, बेसिकली उससे वो आपको जज कर रहे होते हैं। आपके मुंह से जो भी अल्फाज निकल रहे होते हैं उससे आपका पूरा एक प्रोफाइल वो अपने दिमाग में बना रहे होते हैं। उनकी एक जजमेंट जो फाइनलाइज होती है वो तभी होती है जब वो आपको बोलते हुए सुनते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम बोलें और बहुत ही तवाज़ुन के साथ बोलें और बहुत ही जामा बोलें। जामा का मतलब है बहुत ही आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल होने चाहिए। आपके वर्ड्स इतने बेकार और आम से नहीं होने चाहिए कि वो आप इधर उधर बिखेरते फिरें और जो है लोग आपके अल्फाजों की वजह से आपका मजाक उड़ाएं। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको बकबक करने की बेइंतहा आदत है, जो इतनी बकबक करते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा शैलो होती है। और हर वो इंसान मेरी नज़र में हमेशा लाइफ में मार खाता है कहीं ना कहीं, रिश्तों में, प्रोफेशनली या कहीं पे भी, जिसको बहुत ज़्यादा मैं करने की आदत होती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैंने ज़िंदगी में ये काम किए, मेरे पास इतना माल है, मेरे पास फला चीज़ें हैं। मतलब इतना ज़्यादा जो इंसान बोलता है वो बेसिकली अपने आप को हलाकत में डालता है, बिकॉज़ लोग आपको आपके अल्फाजों से ही पकड़ते हैं। आपके अल्फाज ही हैं जो आपको हीरो बनाते हैं और आपके अल्फाज ही हैं जो आपको ज़ीरो बनाते हैं। कम बोलें, दूसरों को सुने, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला ने ये सिफ़त बहुत कम लोगों को दी है जिनके अंदर एबिलिटी होती है दूसरों को सुनने की। बिकॉज़ जब आप किसी को सुनने की पोजीशन में आते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिकली वो पोजीशन देते हैं कि आप सुन के उस बंदे का या तो दर्द कम कर सकें या ये जो भी उसकी उलझन है वो कम कर सकें, या फिर आपको आइडिया हो जाता है कि सामने वाला बंदा किस किस्म का है और आपको उसको किस तरह से डील करना है। ऑलरेडी हम इस बात का जो है ख़ुलासा कर चुके हैं कि गिव एंड टेक का बैलेंस होना बेइंतहा ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता जो सिर्फ एक तरफ़ा लेने 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 पे या देने 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 पे चल रहा हो
वो रिश्ता कामयाब नहीं होता, वो रिश्ता हमेशा फेलियर होता है, उस रिश्ते को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मी एंड माय हस्बैंड, वी एक्सप्लोर्ड दिस, वी एक्सपीरियंस दिस एंड वी रिकवर्ड फ्रॉम दिस। हमने इस चीज़ को लाइफ में इतने सालों तक इम्प्लीमेंटेड किया है अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। इतनी गलतियां हमने की हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे के टेम्परामेंट्स को, एक दूसरे के मूड्स को, एक दूसरे की जो भी एक नेचर होती है किसी भी इंसान की, सही, उसको एक हद तक ना समझे बगैर उस रिश्ते को कंटिन्यू किया। उसमें हमें आपस में भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ जिन रिश्तों में फिर अल्लाह ताला बरकत डालता है तो फिर वो रिश्ते हमेशा फलते फूलते हैं। और ये हमें बहुत बाद में अंदाज़ा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम वी आर ऑन राइट ट्रैक। हम अब इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ ओपन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कि मुझे अब से 8 साल पहले अगर मैं सोचूं कि मैं अपने हस्बैंड से इतना ओपनली किसी चीज़ के बारे में बात कर सकती होती, तो मुझे याद आता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन की हो, या कभी इतना ओपन हो के एक दूसरे के साथ बात की हो किसी भी हवाले से। हमें ये समझ में आता था कि यार हाँ ठीक है, ये शौहर है और ये बीवी है, इनके ये चीज़ें हैं, ये मसले हैं, और लाइफ इसी तरीके से चलेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 3 सालों में हम लोग इतने एक दूसरे के साथ ओपन हैं, इतने ज़्यादा कंफर्टेबली हम हर चीज़ पे टॉक करते हैं। हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, और किसी ऐसे बंदे की हमें अब ज़रूरत महसूस नहीं होती कि जो आके हमें समझाए या बताए कि क्या चीज़ कैसे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्रैक्टिकली और इतना म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ हम दोनों हर चीज़ अब कर रहे होते हैं कि अल्लाह नज़र बस से बचाए, और हर रिश्ते को अल्लाह ताला इसी तरीके से राइट ट्रैक पे रखे जहाँ दीन और दुनिया आप दोनों लेके चल रहे हो इज़्ज़त और एहतराम के साथ। बात सारी है कि सिर्फ देना या लेना दोनों अनहेल्दी होता है। एंड अपनी ज़रूरत बताएं और पार्टनर की ज़रूरत को समझें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है रूल के। आपको जहाँ अपना बताना है वहाँ सुनना भी है। हर किसी को किसी वक्त पर इमोशनल सपोर्ट या स्पेस या फिर अटेंशन चाहिए होती है। इसमें बराबरी होनी चाहिए, मुझे लगता है। जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रियलिस्टिक रखें। हर वक्त परफेक्शन ना चाहें, ना अपने आप से ना उनसे, बिकॉज़ परफेक्ट बनने के चक्कर में जो आप हैं वो भी नहीं बन पाते। गलतियाँ इंसानी फितरत का हिस्सा हैं। ये बात बहुत मुश्किल है समझ में आना, क्योंकि जिस वक्त आप किसी ऐसे हीटेड मोमेंट में होते हैं जब आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं और सामने वाला बहुत ही अनरीज़नेबल हो रहा है, वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी। और ये बहुत 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 वक्त बाद आपको समझ में आता है कि आप कैसे इस आर्ट को मास्टर करते हैं। किसी रिश्ते में बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा 50-50 हो सकता है। कभी कभी 80-20 भी ठीक होता है, जब दोनों समझदारी से एडजस्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा आपके हस्बैंड ऑफिस से आए एंड देन ही इज़ लाइक भाई के आई एम ऑन पावर 20 और एंड यू आर ऑन पावर 80, तो आप उसको बैलेंस करेंगे। किसी दिन आप इतनी लो बैटरी हो कि आपके पास पावर 5 पे हो आप, एंड आपके हस्बैंड 95 पावर पे हो, तो देन वो उस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग। दैट्स हाउ यू बैलेंस योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस और वट एवर पर्सन यू आर इन विद दैट रिलेशन। अब बात हम करते हैं कि टाइम और स्पेस का हिसाब रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब दो लोग एक रिश्ते में हैं तो फिर उनको स्पेस भी उतना ही चाहिए, फिर उनको टाइम, उनका मी टाइम भी होता है। बिकॉज़ अगर मैं देखूं कि तमाम रिश्तों का जो फेलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर हावी होना है, और ये चीज़ गलती मैंने भी की है। बिकॉज़ हम गलती मेरी इस तरफ से, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से कि अगर एक बंदा जो है वो बाहर 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 ही रह रहा है, घर में आने का उसका नाम नहीं हो रहा, तो बजाय कन्फ्रंट करने के उसको आप बताएं कि आप गलत ट्रैक पे हैं या फिर ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, आप लेट इट गो करते हैं। आप कहते हैं यार इस बात पे झगड़ा होगा या मुझे क्यों अपने घर का माहौल ख़राब करना है। ठीक है, अगर एक बंदे को आदत है घर से बाहर गुजारने की या पूरा टाइम दोस्तों के साथ रहने की, तो वाई इट बॉदर मी, मतलब वो ठीक है, वो जो कर रहा है करने दो। ये चीज़ गलत है। एज अ स्पाउस आपको उसको, बंदे को सही बताने की बेइंतहा ज़रूरत है। ये आपकी ड्यूटी भी है
कि आप उसको बताएं कि यार तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, और इस चीज़ से तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी फैमिली सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, और इस चीज़ को सही होना लाजमी है। ये चीज़ मुझे बहुत बहुत लेट समझ में आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड इन माय केस, कि जितनी लेट मुझे समझ में आई उतनी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव भी रही, कि एक बंदा जो जो चीज़ मैं उसको समझाती और वो उसको बहुत देर से समझ में आती, ऑलरेडी टाइम उसको समझा चुका था कि वो कहाँ पे चीज़ गलत कर रहे हैं और कहाँ पे उनको उस चीज़ को कंट्रोल करना है। मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने अपने हस्बैंड से ये अलाइन किया हुआ है कि मुझे हर 2 हफ्ते में एक पूरा दिन मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए। उसमें मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर से बाहर निकलना है, तो मैंने एक अपना पास बनवाया हुआ है। मैं ट्रेन पकड़ूंगी, मैं बस पकड़ूंगी, मैं कोई भी एक ऐसा स्पॉट देखूंगी जहाँ पे मैं जाके पूरा दिन वो अकेले गुजारूंगी। ये लाजमी है मेरे लिए, और ये पिछले 2 साल से मेरी प्रैक्टिस है, और इससे इतना पॉजिटिव चेंज आया है मेरे अंदर, जिसको मैं कहती हूँ कि मैंने क्यों ये प्रैक्टिस इतनी लेट स्टार्ट की। मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जब हफ्ता 2 हफ्ता आप अपने ऑफिशियल चीज़ों में बिज़ी होते हैं, आप अपनी पर्सनल चीज़ों में बिज़ी होते हैं, आप अपना बच्चों को टाइम दे रहे हैं, अपने हस्बैंड को टाइम दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी तो वेस्ट हो रही है ना। वेस्ट इन द सेंस इन्वेस्ट हो रही है, बट आपकी पर्सनालिटी का पार्ट भी तो जा रहा है ना। आप किसी को अपना वक्त, अपनी पर्सनालिटी दे रहे हैं, तो आप भी तो, आपकी भी बैटरी डाउन होगी ना, आपको भी रिचार्ज होने की ज़रूरत है, आपको भी जो है वो पावर की ज़रूरत है। तो ये मेरी अलाइनमेंट अपने हस्बैंड से 2 साल से है कि भाई 2 वीक्स में एक पूरा दिन मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए। उसमें मैं हस्बैंड के साथ भी टाइम नहीं गुजारूंगी, बच्चों के साथ भी नहीं। मैं पूरा दिन अपना, सुबह से 2 हफ्ते पहले मेरी प्लानिंग चलती है, मैं अपना दिन प्लान करती हूँ, जगह प्लान करती हूँ, ट्रेन पकड़ती हूँ, बस पकड़ती हूँ। मैंने कितने हॉलैंड में ऐसे सिटीज़ डिस्कवर किए हैं अकेले इन 2 सालों में, जिसका मैं पहले सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसी लड़की थी कि जो घर से ग्रॉसरी लेने तो जाती होगी, बट समहाउ मैं कहीं भी ऐसी जगह जाने से बहुत डरती थी। बट मोस्टली मोस्टली मैंने सिटीज़ इन 2 सालों में डिस्कवर की हैं अपनी इस हैबिट की वजह से, कि भाई मुझे एक पूरा दिन अपने साथ अकेले गुजारना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही सेम गोज़, दैट आइडिया सेम गोज़ टू माई हस्बैंड, बिकॉज स्पेस देना भी प्यार का ही एक अंदाज़ है। आप किसी की केयर करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो आप उसको स्पेस देते हैं। सेम गोज़ टू माई हस्बैंड एज़ वेल। उनका भी यही है कि वो अपना कोई सैटरडे प्लान कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर वो कहते हैं कि भाई आज जो है मेरा ये मूड हो रहा है, मुझे ये फेवरेट जगह पे खाना खाना है, तो वो अकेले वहाँ पे जाता है, बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स हिज अलोन टाइम एज़ वेल। अप्रिसिएशन और सपोर्ट दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिश्ते के अंदर बे इंतहा इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये बोलें कि भाई तुमने ये जो काम किया है ना, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब तुम्हारे इस काम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, या मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना, जैसे कि अगर वो तैयार हो रहे हैं आपके स्पाउस, तो आप उनकी तारीफ़ करें, उनको बताएं कि भाई आज थोड़ा चेंज लग रहे हो या लग रही हो, पहले ऐसे नहीं ऐसे करी थी तो वो चीज़ इतनी तुम पे सूट नहीं कर रही थी, अब ये तुमने चेंज किया है तो ये बहुत सूट कर रहा है। जैसे उनकी मेहनत है, या उनका मूड है, या उनकी पसंद, कोई भी चीज़ है जो आप अचानक से नोटिस करके तारीफ़ कर दें, देखें कितना जो है मूड लाइट हो जाता है, और कितना ज़बरदस्त इंसान एक दूसरे के लिए फिर से दोबारा से फीलिंग्स को रिवाइव करता है। अप्रिसिएशन से हमेशा जो है ना रिश्ता नरिश होता है, और वरना दोनों आपस में एक दूसरे में सोचते रह जाएंगे, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बताऊँ, मुझे भी तो नहीं बोला जाता। नहीं, अगर वो नहीं करते तो आप करें, अगर आप नहीं करते तो उनको करना चाहिए। किसी ना किसी को तो पहला स्टेप लेना चाहिए। जब पार्टनर लो फील कर रहा हो, तो उनका हाथ होल्ड करना ही बहुत बड़ी एक अप्रिसिएशन होती है, एक सपोर्ट होती है। आप उनको ये शो कर रहे होते हैं कि भाई वी आर विद यू, आप अकेले नहीं हैं इस सिचुएशन में। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत फ़र्क है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझना भी ज़रूरी है, और अपने आप को समझाना भी ज़रूरी है बेइंतहा। अपने इमोशंस, लिमिट्स और नीड्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जितना खुद से प्यार करेंगे उतना बेहतर पार्टनर बनेंगे आप, और उतना ही फिर आपको इन रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हम आज उसमें कवर कर चुके हैं। एक जेलिसी रह चुका है, जेलिसी के ऊपर मैं बहुत कम बात करूँगी, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा जो है, जितने भी
फिलांथ्रोपिस्ट जितने हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, फ़िलासफ़र जितने भी हैं। आई एम नॉट अ फ़िलासफ़र, बट हाँ मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो मैं ज़रूर, क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी अपने 2 सेंट्स इस बात पे शेयर करने के लिए कि मैं जेलसी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और औरत के अंदर अल्लाह ताला ने जेलसी ज़्यादा रखी है बनिस्बत मर्दों के, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जेलसी हर इंसान के अंदर होती है, बट उसको कंट्रोल करके कैसे रखना है ये हर उस इंसान को पता होता है जिसको पता होता है कि अगर आप जेलसी एक हद से बढ़ा रहे हैं तो वो फिर पॉजिटिव जेलसी नहीं रहेगी। वो हमेशा एक ऐसी फीलिंग जो कि अनअटेंटिव छोड़ दी जाए या अनअटेंडेड छोड़ दी जाए, वो हमेशा डिज़ास्ट्रस रुख इख्तियार करेगी एट द एंड ऑफ द डे। किसी भी रिश्ते में जेलसी होना अटल है, हकीकत है। जो है बीवी हर उस बंदे से जेलस हो सकती है जो उसके शौहर के बहुत करीब हो या एक लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करे। शौहर हर उस रिश्ते से जेलस हो सकता है कि जिसमें उसे लगे कि उसकी बीवी उससे ज़्यादा उन रिश्तों को इम्पोर्टेंस दे रही है। बहन भाइयों में जेलसी बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बट उस जेलसी को इवलनेस में तब्दील करना ये बहन और भाई दोनों के अपने हाथ में है कि कैसे वो अपने रिश्ते की डिग्निटी, रिस्पेक्ट को मेंटेन करें और जेलसी को मार दें। बट अगर वही बहन भाई जेलसी में आके एक दूसरे को नीचा दिखाएं, गिराने की कोशिश करें, एक दूसरे की कब्र खोदें, या फिर एक दूसरे को छोटा महसूस करवाएं, फिर वो रिश्ता जो है वो बहुत ईवल रिलेशनशिप में बदलता है। इसी तरीके से जब एक अगर हम बात करें ऑफिशियल रिलेशनशिप्स में, तो उनमें तो जेलसी इतनी कॉमन होती है कि भाई आपको डेली बेसिस पे देखने को और सुनने को मिल रहा होता है कि जी फलां ने आज ये जो है दूसरे के बारे में इंटेल दी कि वो तो ये कर रहा होता है ऑफिस में, उसने तो जो ऐसा असाइनमेंट किया है वो इस वजह से किया है, उसको ऐसे हेल्प आउट की गई है, या ये सारी चीज़ें जो है प्रोफेशनल जेलसी का एक हिस्सा होती है। हर जगह हर रिलेशनशिप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर बढ़े तो वो ज़्यादा सही है। जेलसी अल्लाह ताला ने हर रिश्ते में रखी है, लेकिन उस जेलसी को टोन डाउन करना भी अल्लाह ताला ने हर इंसान के हाथ में दिया हुआ है, बिकॉज़ हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें जो है आगे अपनी नस्लों के लिए, अपने सेफ़ इन्वायरमेंट के लिए, अपने सोशल वैल्यूज़ के लिए जो है वो अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो हमसे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आउट ऑफ द लाइन ना ड्रॉ हो। तो ये बेइंतहा ज़रूरी है। इफ़ यू आर फीलिंग जेलस, इट्स टोटली ओके, बट इफ़ यू आर क्रॉसिंग दैट लाइन, दैट पर्टिकुलर लाइन आउट ऑफ जेलसी, दैट इज़ नॉट ओके। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ये बहुत क्लियर है। आउट ऑफ जेलसी दोस्तों के अंदर बदगुमानियाँ फैला देना कि वो फलां तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, फलां तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, या फिर रिश्तों में ये जो जेलसी का जो फैक्टर आ जाता है कि अगर एक नया आया हुआ बंदा एक फैमिली के अंदर अपना ज़्यादा नाम बना रहा है या लोग उसे अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे हैं, तो दूसरा उसको नीचे ऐसे दिखाएगा कि वो पूरी फैमिली के अंदर प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देगा। जी वो जो बंदा है ना, जो नया आया है, उसके तो ये मामलात हैं, वो तो ऐसा 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 है। और फिर फैमिली में इतनी ज़्यादा जो न्यूज़ है वो न्यूज़ चैनल की तरह फैलती हैं ख़बरें कि जो बंदा कल तक हीरो था वो आज शाम में ज़ीरो हो चुका होता है, एंड आउट ऑफ जेलसी हमने बड़ी वाहवाही समेट ली होती है। दीज काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड वी रियली think before speak, we really think before doing anything out of line। ये बहुत important है हमारी अपनी सेनेटी के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे हमारी पर्सनालिटी के अंदर वो पॉजिटिवनेस दिखेगी, हमारी वाइब, हमारा ऑरा चीख चीख के बता रहे होते हैं कि हम किस किस्म के लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मेरा आज का एपिसोड को मैं यहीं पे एंड करूँगी, यहीं पे सम अप करूँगी ये बात करते हुए कि जहाँ रहें, जिन लोगों के आसपास रहें, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर रहें। जिन लोगों के आसपास आपको लगता है कि आपकी अपनी सेनिटी ख़तरे में है, लीव दैट प्लेस एज सून एज पॉसिबल।
अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।